हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं पावर्टी एंड इनइक्वालिटीज़। इसमें हम कंसेप्ट एंड इसके मेजर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका कंसेप्ट। और पावर्टी आपको पता ही है, जब किसी भी पर्सन कम्युनिटी को अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की लैक की होने की वजह से उसकी बेसिक एसेंशियल्स फुलफ़िल नहीं होती, मिनिमम स्टैंडर्ड उसका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बहुत ही लो होता है। पावर्टी, जब उसकी जो इनकम इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो उस स्टेट और कंडीशन को हम कहते हैं पावर्टी। और अगर दूसरी तरफ देखते हैं इनक्वालिटीज़, तो इनक्वालिटीज़ क्या होती है? स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, यानी कि इनक्वालिटी की जो मेन जो मीनिंग है वो है कि नॉट बीइंग इक्वल, कि जहाँ पे इक्वल बिहेवियर नहीं होता है कम्युनिटी में, चाहे वो स्टेटस को लेके हो, राइट्स को लेके हो, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हो, जैसे कि रिच एंड पुअर, ठीक है। और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेके जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और भी जैसे लेवल जो कास्ट को लेके, स्टेटस को लेके, अपॉर्चुनिटी में जहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, तो वहाँ पे इनक्वालिटीज़ आ जाती है। जहाँ पे लेवल ऑफ जो मटेरियल वेल्थ और इनकम है वो सेम नहीं होती, तो उसे हम वहाँ पे भी क्या आ जाएगी, हमारी इनक्वालिटीज़। और ऐसी सिचुएशन में और इनक्वालिटीज़ कहाँ कहाँ हो सकती है? इनकम में भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, न्यूट्रिशन में भी, और कोई भी मटेरियल और नॉन मटेरियल एसेस्ट हो सकता है जिसमें इनक्वालिटीज़ आ सकती है, जहाँ पे इक्वली नहीं स्टेटस होता, जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट नहीं होता। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन पावर्टी एंड इनक्वालिटी। पावर्टी और इनक्वालिटी का जो देखोगे आप, रिलेशन बहुत ही क्लोज्ड होता है, ठीक है। और ये दोनों इफ़ेक्ट, अगर ये दोनों इंक्रीज़ होती है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। और इनका जो इफ़ेक्ट है बहुत एक दूसरे पे डिपेंडेड है। और कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं दोनों एक दूसरे पे? देखिए, पावर्टी होगी तो जो इनक्वालिटी अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इंडिया में इसका जो प्रोसेस है वो विकसित सर्कल्स ऑफ पावर्टी में भी हमने पढ़ा था, और उसी से इससे इनक्वालिटी का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, मार्केट में अगर आप जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो क्या होगा? तो जो कंपटीशन इतना हो जाएगा एम्प्लॉय वर्कर्स के बीच, तो लो वेजेस पे भी वो काम करने को रेडी हो जाएंगे, और जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ इनकम आएगी, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी लो होएगी और लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा। और इसी तरह पावर्टी और इनक्वालिटीज़ क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको फ्लो चार्ट दूसरे की, कि लो इनकम और इससे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होती है, कैसे इफ़ेक्ट डालती है ये अदर फैक्टर्स पे। जैसे लो इनकम होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, यानी कि अगर इनकम कम है तो एजुकेशन और हेल्थ जो सर्विसेज है वो बच्चे को नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या होगा, उसका लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा। और उसी की वजह से अगर उसकी हेल्थ और एजुकेशन नहीं अच्छी होगी तो आगे जाके वो लो प्रोडक्टिविटी करेगा, और लो प्रोडक्टिविटी तो लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम होने से फिर सेविंग भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम, और लो इकोनॉमिक ग्रोथ पे आ जाएंगे। और इस तरह पावर्टी गैप भी इंक्रीज़ होता रहेगा, और रिचर बिकम्स मोर रिच एंड पुअर पीपल्स बिकम मोर पुअर, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी देख लेते हैं कि कैसे हम पावर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी में इनक्वालिटी को हटाना होगा, जितनी रिड्यूस करना होगा, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लेके आना पड़ेगा। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है कि हायर इनकम ग्रुप वाले पीपल्स पे हायर टैक्स लगाइए, और लो इनकम ग्रुप वाले पीपल पे लोअर टैक्स लगाइए। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा तो जो हमारी लो लेवल ऑफ इनकम होएगी और पावर्टी आ जाएगी। तो पॉपुलेशन भी इसका वन ऑफ द मेन कोज है हमारी पावर्टी का। उसके बाद है रिड्यूस करना पड़ेगा रूरल, जो मतलब रिड्यूस तो नहीं, एम्फेसिस ऑन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल पीपल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उनकी जो इनकम है उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उनके जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है, माइक्रो जो हमारी होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को ज़्यादा हमें देना का, हैंडलूम वर्कर्स की ज़्यादा उनके फोकस करना पड़ेगा, उनकी इनकम को
करना पड़ेगा, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि उनकी इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी और लिविंग और स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा तो हमारा इनक्वालिटीज़ भी रिड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्टार्टिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। हमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लेके आनी पड़ेगी, जैसे कि इंडिया में हम नरेगा लेके आए हैं जिसमें मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट पे जो देती है और 3 मंथ्स के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और उसकी जो मिनिमम वेज रेट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर जो करती है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टिल, कम से कम हर एक कंट्री जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, उसमें तो जो एजुकेशन है 5th ग्रेड तक क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए ताकि बच्चा अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को ले सके। ठीक है, और फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट है इसका पावर्टी एंटी पावर्टी मेजर्स टेकन बाय इंडिया ने क्या इसमें जो स्टेप लिए हैं वो देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जैसे ग्राम योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है अपनी पावर्टी को रिमूव करने के लिए, जैसे कि उनको रोज़गार प्रोवाइड करना, और इससे निर्माण भारत योजना बनाई गई है, एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम दी गई है। ठीक है, जिसी को हम नरेगा कहते हैं। उसके बाद ये कुछ स्कीम्स आप देख लीजिएगा जो हमारी अब लेटेस्ट स्कीम्स भी आप देखना जो हमारी जो पावर्टी को लेके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है ये, और विद डेट आपको इसको लर्न करना है। मैच ऑफ द कॉलम इसमें से बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद है मेजर्स ऑफ इनक्वालिटी को जो हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, रेंज से, कुछ नोट रेशो से, और जो सबसे मेन है इसमें वो है हमारा एब्सोल्यूट इनकम, और जो गिनी कोफिशिएंट जो बेसिक है, और सारी ऑल ओवर द कंट्री ही इससे मेज़र किया जाता है इनक्वालिटीज़ के लिए। सारी कंट्री जो गिनी कोफिशिएंट के थ्रू ही अपना जो लॉरेंज कर्व जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू अपना इनक्वालिटीज़ निकालती है। और ये किसने दिया था, अमेरिकन था लॉरेंज, इन 1905 में दिया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है आप इस ग्राफ में देखोगे कि जो इक्वल जो ओबी लाइन है वो शो कर रही है लाइन ऑफ इक्वालिटी, जहाँ पे वेल्थ को लेके, इनकम लेके जो भी पॉपुलेशन है वो इक्वालिटी दिखाई गई है, और जो इस लाइन से बिलो चल जाएंगे तो उतनी हमारी इनक्वालिटीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर ये ओबी जो कर्व है वो नीचे को झुकता जाएगा तो ये क्या शो कर रहा है हमारा लॉरेंज कर्व, यानी इसी को कहते हैं, और इससे हमारी इनक्वालिटीज़ इंक्रीज़ होती रहेगी। तो ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है फॉर इनक्वालिटीज़ इन द पब्लिक हेल्थ इन लिटरेचर, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम अबाउट पावर्टी, जो करंट ट्रेंड्स हैं हमारे, जैसे कि इंडिया का एवरेज पावर्टी रेट आपको पता होना चाहिए कितना है, 21.92% है। और हाईएस्ट पावर्टी इंडिया में आप देखोगे तो वो कौन सी स्टेट है, तो छत्तीसगढ़ है विद 36% पावर्टी। और बिलो पावर्टी लाइन जो यूटी में देखते हैं तो दादरा नगर हवेली है विद 39% पावर्टी। और लोएस्ट भी देख लेते हैं, लोएस्ट कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम पावर्टी है, तो वो है केरला विद 1.05% पावर्टी। और यूटी में है अंडमान निकोबार विद 1%। उसके बाद इनक्वालिटीज़ ट्रेंड देख लेते हैं जो अब है वर्ल्ड बैंक ने जो बताया था गिनी कोफिशिएंट 2009 में, तो उसका जो था इंडिया का वो था 0.33.9, जो कि बहुत ही कम है, और उसमें हम मीडियम में भी नहीं आ पाए, लेकिन 2004 और 5 में हम इस गिनी कोफिशिएंट में मिनिमम लेवल पे आ चुके हैं विद द 0.45 पॉइंट पे। अब ये गैप्स जो है देखोगे आप वाइडर हो रहा है आजकल, विच शोज़ इनक्वालिटी राइज इन इंडिया, जो कि बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट है। अगर इसकी इंडिया की रैंकिंग देखोगे इनक्वालिटी में अकॉर्डिंग टू द 2011 सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसमें जो हमारी क्या है रैंक है 95 है आउट ऑफ 157, यानी कि बहुत ही बिलो है और बहुत ही वर्स्ट जो इसकी परफॉर्मेंस है, बहुत ही गंदा रैंक है हमारे इंडिया का इनक्वालिटीज़ में। और मैं आपको हमने जो अभी SDGs जो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था कि इनक्वालिटीज़ में जो हमारा इंडिया है वो 3rd कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो फर्स्ट कंट्री मैंने आपको बताई थी साउथ अफ्रीका, जहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर्टी है वहीं पे इनक्वालिटी है। तो पावर्टी इनक्वालिटी का बहुत ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्लोज रिलेशन है। तो साउथ अफ्रीका पुअर कंट्रीज़ में है तो वहाँ पे इनक्वालिटीज़ नंबर 1।
फिर उसके बाद हमारा सेकंड हमारी चाइना, थर्ड पे हमारी आ जाती है इंडिया। तो इनक्वालिटीज़ की अगर बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो थर्ड रैंक है, जो कि बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस है हमारी इंडिया की इनक्वालिटीज़ में, और इसी की वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी कंट्री में इनक्वालिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। अब एक लास्ट ईयर का जो सर्वे हुआ था उसमें इंडिया का जो रिचेस्ट पर्सन है 1%, उनके पास पूरी कंट्री की वेल्थ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है कंट्री की, 58% उनके हाथ में, यानी कंसंट्रेशन पावर उन 1% पीपल के पास ही है। तो ये बहुत ही गंदा और जो वाइडर गैप है हमारी इकोनॉमी को, बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस बता रहा है। जबकि ग्लोबल फिगर भी अगर हम बात करते हैं तो वो 50% है, जबकि हमारा उससे भी ज़्यादा हाइयर इनक्वालिटीज़ शो कर रहा है। तो इंडिया को सबसे पहले अपनी कंट्री में इनक्वालिटीज़ को रिमूव करना है, तभी हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी रेट डिक्लाइन हो सकता है। अब देख लेते हैं, अब आपको मैंने बताया भी था कि SDGs जो हमने गोल किए थे, तो इनक्वालिटीज़ में अब जैसे कि हमने पॉवर्टी देख लिया कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा है, कौन सी कंट्री में कम है। इसी तरह अब हम देखते हैं इनक्वालिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है इंडिया में, तो महाराष्ट्र में है, और उसके बाद लोएस्ट देख लेते हैं तो बिहार और असम में है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ इनक्वालिटी इन इंडिया क्या है। मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इसके मेन कॉज है इनक्वालिटी में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट किसकी है, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी है, लो इनकम ऑलरेडी है, तो ग्रोथ भी इनकर, तो इसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और दूसरी तरफ देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए भी है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो पॉपुलेशन को भी हमें कम करना पड़ेगा। उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में आ जाता है, जैसे ये भी हमारा वन ऑफ द कोज है हमारा इनक्वालिटी, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो जो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, वो इक्वालिटी शो करता है, और इससे महंगाई बढ़ने से उनको भी लोगों को इनकम इक्वल टैक्स दिया जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं लिया हो जाता, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट अर्नर जो होते हैं उनको तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो वेज अर्नर्स होते हैं उनके प्राइस इंक्रीज़ होने, इनकी जो रियल इनकम हो जाती है वो बहुत ही कम हो जाती है, और इनक्वालिटीज़ फिर इंक्रीज़ हो जाती है, जो गैप आ जाता है रिच एंड पुअर में फिर से वाइडर हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं टैक्स एवेशन। जो टैक्स सिस्टम है वो भी बहुत हमारा वर्स्ट है इंडिया का देखोगे तो, जब लेकिन अब GST के आने से मोस्ट ऑफ द जो टैक्स जो देने वाले हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब देख लेते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रेट इज़ वेरी हाई, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है और इनक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर देख ले प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हाई है, जो क्रिएट करते हैं वाइडर गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो वैट जो हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं वो होती है, जिस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हाई होगा तो ये प्रोग्रेसिव नहीं रिग्रेसिव टैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से गैप होएगा वो इंक्रीज़ होगा, और उसी से इन्फ्लेशन आती है। ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज़ देख लेते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट जो हुए थे सिर्फ किसको हुए थे, ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड जिनके पास अपनी लैंड थी, लेकिन लैंडलेस जो फार्मर्स है उनको ये इसके लिए जो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें फार्मर्स की इनकम जिनकी थी वो उनकी इतना रेट इंक्रीज़ नहीं, उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, जिसकी वजह से भी हम कह सकते हैं इसने गैप लिया दी। जिनके पास लैंड है वो ज़्यादा अमीर हो गए थे, जिनके पास लैंड नहीं थी वो लो हो गए थे, तो इसमें भी हमारा इनक्वालिटीज़ आ गई थी। अब इसके देख लेते हैं रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ बोनस, जैसे कंपलसरी टू एवरी इंडस्ट्री की, ऐसा जो बोनस है हर इंडस्ट्री को देना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को, अपने वर्कर्स को, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े और उनके साथ साथ उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफ़िल हो सके। और उसके बाद देख ले सकते हैं सीलिंग और लैंड होल्डिंग। तो लैंड होल्डिंग ये सबसे बेस्ट मेथड है इनक्वालिटीज़ को रिमूव करने का, जिसमें ईच हाउल्डर को अलाउड कर दे, उसका रजिस्ट्रेशन करा जाए, कितनी लैंड कितने ओनर के पास है, गवर्नमेंट के पास उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसको एनुअली या उसको टाइम पीरियड के लिए चेक भी करना चाहिए, ताकि कोई जो भी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सके। और गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है, जो लैंड जो गवर्नमेंट अपने जिसके पास ज़्यादा सरप्लस लैंड है वो गवर्नमेंट अपने पास ले ले, और उस सरप्लस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे जिनके पास लैंड नहीं है उन वर्कर्स के लिए। वहाँ पे गवर्नमेंट जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो
डेली वेज वर्कर्स है, उनके लिए वहाँ पे वो सस्ते घर बना सकती है उनके रहने के लिए, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो, इनक्वालिटीज़ रिड्यूस हो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। उनको कैसे अपनी एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए, ताकि वो अपनी इनकम के लो लेवल इनकम ना हो और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करे, पावर्टी रिमूव करे और उसके साथ साथ इनक्वालिटीज़ भी रिमूव करे। ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है, जैसे प्रोवाइड कर सकती है वेलफेयर ऑफ सर्टन वीकर सेक्शन को, जैसे कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है जो उन पे टैक्स लगा के, और जो जिनकी हायर इनकम है और लो इनकम को वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो कुछ ऐसे मेथड है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, और गवर्नमेंट को इनक्वालिटीज़ को रिमूव करने के लिए स्टेप लेने चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को इसके जो कॉजेज़ है उसको भी रिमूव करना चाहिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी रेट को इंक्लूड रिमूव करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा इनक्वालिटी और पावर्टी के क्या कॉजेज़ है, क्या इसकी जो कौन सी कंट्री लोएस्ट हाईएस्ट रेट है, और कैसे इनक्वालिटी और पावर्टी का रिलेशनशिप है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, और क्या डाटा था। और कोविड-19 का आपको पता ही है, इससे और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको मैंने जो SDGs इंडिकेटर में जो उसके लेटेस्ट जो फैक्ट बताए थे वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि उन फैक्ट्स को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की 10 बिलियन पीपल को डिक्लेयर कर चुकी है कि वो एक्सट्रीम पावर्टी लाइन में आ सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमें कोविड-19 का भी उसको सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें जब तक इसको इकोनॉमिक और सिचुएशन को हैंडल भी करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकती है जबकि हम अपनी सेफ्टी के साथ इसको ध्यान में रखें, अपने जो प्रिकॉशंस यूज़ करें, जितना हो सके अपनी इकॉनमी को सेफ्टी के साथ चलाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ डीपली मेजर्स पढ़ेंगे। तो तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने व्यूज़ हो कम से कम उतने लाइक तो मुझे दीजिए। तो आप लाइक भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपका फुल कोर्स आपका कंप्लीट करवा सकूं, और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी मैं आपको हेल्प कर सकूं।